हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम 18 सितंबर थर्ड शिफ्ट का भी पेपर समाप्त हो चुका है और अभी तक इसके मैक्सिमम रियल प्रश्न भी आ चुके हैं। तो आइए आज की थर्ड शिफ्ट की फुल पेपर एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले पेपर की डिफिकल्टी लेवल के बारे में बात करें तो पेपर की डिफिकल्टी लेवल ओवरऑल तीनों सेक्शन को मिला के दोस्तों यहाँ पे मॉडरेट बताया जा रहा है। यहाँ पे बात करें तो आज के तीनों शिफ्ट मॉडरेट आए थे। हालांकि आज जो थर्ड शिफ्ट में दोस्तों लेंदी ज्यादा सवाल आए हैं। देखिए, जो साइंस के पोर्शन से सवाल पूछे गए वो बहुत ज्यादा लेंदी यहाँ पे दिए गए थे कंसेप्ट बेसिस पर। इसके बाद जो न्यूमेरिकल आया है उसमें भी टाइम टेकिंग था। इसके बाद जो रीजनिंग के सवाल आए थर्ड शिफ्ट में, वहां पे जो 6 से 7 क्वेश्चन पजल सीटिंग अरेंजमेंट का था उसमें समय लगा है। यहाँ पे कम से कम 2 से 3 सवाल में अच्छा खासा समय लग गया था। नेक्स्ट बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग में थोड़ा समय लगा है। डायरेक्शन वाले एक कैलेंडर से भी यहाँ पे सवाल पूछे गए। यहाँ पे दोस्तों बात कर ले साइंस में तो फिजिक्स का ज्यादा आया है, केमिस्ट्री का थोड़ा सा इससे कम और बायोलॉजी का कम आया है। इसके बाद करेंट अफेयर 2022 से ज्यादा आए हैं, 2021 से बहुत कम। और यहाँ पे मुश्किल से दोस्तों 6 से 7 सवाल यहाँ पे करेंट अफेयर के पूछे गए थे। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी हुए हैं। यहाँ पे दोस्तों बात करें हम लोग अटेंडेंस की तो अटेंडेंस एक जगह पे तो 30% के आसपास बताई जा रही है और दूसरे लैब में दोस्तों यहाँ पे 50% के आसपास और कहीं पे 55% के आसपास। अटेम्प्ट की बात करें तो जिनसे मैंने आज रिव्यू लिया है, एक छात्र के 60 अटेम्प्ट हैं एग्जैक्ट। एक छात्र ने यहाँ पे 71 अटेम्प्ट किया है, एक ने 78 अटेम्प्ट किए हैं और एक छात्र है जो कि यहाँ पे 65 अटेम्प्ट करके आए हैं। तो देखिए, जो रिस्क ले रहे हैं, जो बहुत ज्यादा निगेटिव कर रहे हैं, वो 70 यहाँ पे 80 प्लस भी करके आ रहे हैं। लेकिन उससे दोस्तों कुछ खास नहीं है, क्योंकि ऐसा प्रश्न का लेवल ये लोग सेट करके रखे हैं कि अगर ज्यादा निगेटिव लेते हो, तुक्के लेते हो, तो यहाँ पे गलती होने के ही चांसेस ज्यादा है। इसलिए कम ही तुक्का लीजिएगा। और वही एवरेज दोस्तों जैसा पेपर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग 70 से 75 तक यहाँ पे ज्यादातर छात्र हैं जो कि अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। और कैटेगरी वाले छात्र कुछ कम कम भी अटेम्प्ट करके आ रहे हैं अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे अब आइए सारे क्वेश्चन आज के थर्ड शिफ्ट के देख लेते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स, आज के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखिए। आज के थर्ड शिफ्ट में एक सवाल पूछा गया था, नुआखाई उत्सव यानी जो नुआखाई फेस्टिवल है वो कहां पर मनाया जाता है? तो उड़ीसा स्टेट में मनाया जाता है। एक सवाल देखिए, यहाँ पे लैंग्वेज से भी सवाल आया था और सवाल भेजे गए हैं कि कांगड़ी भाषा है वो कहां बोली जाती है। और एक कैंडिडेट यहाँ पे बोल रहे थे कि कोकरी भाषा, कोकनी या फिर कोकरी भाषा, इस तरह से करके बता रहे थे। हालांकि ध्यान दीजिएगा, कोंकणी एक होता है जो कि गोवा की लैंग्वेज है, ये वाली दोस्तों नहीं थी, तो गोवा ऑप्शन में भी नहीं था। तो कोकरी या फिर दोस्तों कांगरी करके भाषा एक भेजा गया है। जो पेपर देके आए हैं जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यही वाला लैंग्वेज था या फिर कोई और था, उसको करेक्ट करके लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन था कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश। अगर कांगरी होगा दोस्तों, जो कि एक छात्र द्वारा बताया गया, तो इसके अकॉर्डिंग तो हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर हो जाता। एक देखिए सवाल पूछा गया है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में लागू किया गया था। एक सवाल देखिए बायोलॉजी का आया है कि केंचुआ किससे श्वसन करते हैं, यानी रेस्पिरेशन किससे करते हैं? अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म है जो कि त्वचा से, स्किन से करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से वसा का उत्तक कौन होता है, यानी वसा का टिश्यू किसे बोलते हैं? तो एडिपोज टिश्यू जो होता है वसीय उत्तक होता है, इसे हम लोग वसा का टिश्यू बोलते हैं। एक सवाल पूछा गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम से। अब देखिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार ये सवाल आ चुका है और फिर से रिपीट किया गया। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम का सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है और जिप्सम की बात करें तो CaSO4 इंटू 2H2O होता है। एक क्वेश्चन देखिए, ये दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है। करंट अफेयर भी दोस्तों यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए केरल सरकार ने कौन सी योजना लॉन्च की है? तो पिंक प्रोजेक्ट योजना है जो कि केरला गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। तो ये आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है और ये भी दोस्तों कम से कम तो 4 से 5 बार रिपीट हो चुका है, ब्रह्मपुत्र रिवर वाली क्वेश्चन। देखिए, कौन सी नदी तिब्बत से सांगपो के नाम से बहती है और बांग्लादेश में पद्मा के साथ मिलती है? तो इस तरह से देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पूछने का जो इनका तरीका है, लगभग बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि काफी लेंदी बना के पूछ रहे हैं। जैसे उसमें फैक्ट्स बहुत ज्यादा डाल रहे हैं, लेकिन पूछने चाह रहा है वही कि किस नदी को क्या बोलते हैं या फिर यहां से निकलती है उस नदी को क्या बोलते हैं। तो लास्ट में पढ़ने से पता चल रहा है कि आखिर किसके बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन पूरा बड़ा लैंग्वेज ये सब बना के दे रहे हैं जिससे समय यहाँ पे बर्बाद होगा। तो थोड़ा सा तेजी से आप लोग पढ़िएगा क्वेश्चन को और यहाँ पे बिल्कुल देखिएगा कि 100 क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। सबसे पहले तो एक बार में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना है, क्योंकि अगर कुछ क्वेश्चन बाद में इजी रहते हैं, छूट जाते हैं, तो बस पछताइएगा और कुछ नहीं कर पाइएगा। कई सारे छात्र के साथ ऐसा हुआ है, एनालिसिस में कई बार छात्र ऐसे बताते रहते हैं। इसलिए आप लोग सचेत रहिएगा इसको देखकर, क्योंकि कभी रीजनिंग उलझा देगा, कभी कुछ मैथमेटिक्स उलझा देंगे। तो जहां पे उलझते हो उसको बिल्कुल छोड़ के आगे बढ़ जाइए, क्योंकि एक क्वेश्चन में आप लोग ज्यादा समय नहीं दे सकते। देखिए, ये जो क्वेश्चन पूछा था तो यही पूछ रहा था कि कौन सी रिवर है, तो बांग्लादेश में पद्मा के साथ मिलती है तो ब्रह्मपुत्र नदी है। और ऐसे भी लगा सकते थे कि तिब्बत से निकलती है जिसको सांगपो नाम से जाना था, तो तिब्बत में सांगपो नाम से ब्रह्मपुत्र को ही जानते हैं। तो इस तरह से आंसर हो जाता।
एक देखिए सवाल पूछा गया है, ये लेटेस्ट 2022 वाला है, तेजस योजना का फुल फॉर्म पूछ लिया गया कि क्या होता है। तो ट्रेनिंग फॉर इमीडिएट्स जॉब्स एंड स्किल्स, ये इसका हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है आगे आने वाले शिफ्टों में भी रिपीट करे। एक सवाल और देखिए, ये भी रिपीटेड है। देखिए, लिंग जाति नस्ल धर्म के प्रति भेदभाव के विभेद के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो आर्टिकल 15, अनुच्छेद 15 में दोस्तों इसके बारे में बताया गया। आर्टिकल 17 दिया था जो कि छुआछूत वाला था, तो ये तो नहीं होगा। और भी दिया था, आर्टिकल 16 दिया था, तो अवसर अपॉर्चुनिटी वाला था, इक्वल अपॉर्चुनिटी का, ये भी नहीं होगा। तो ये वाला करेक्ट आंसर होगा। कम से कम 3 बार ये भी रिपीट हो चुका है। एक प्रश्न देखिए पूछ लिया गया है, वो भी करंट अफेयर का, कि चेस चैंपियनशिप में 2022 में आर प्रगनंदा ने किसे हरा दिया है? तो वर्ल्ड चैंपियन जो मैग्नस कार्लसन है, चेस के वर्ल्ड चैंपियन, उसको यहाँ पे हरा दिए हैं। एक प्रश्न देखिए पूछ लिया गया है कि कोल इंडिया लिमिटेड इस्टेब्लिश्ड इन, यानी कब स्थापना हुआ है कोल इंडिया लिमिटेड का? तो 1975 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हिमालय की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, या फिर पीर पंजाल रेंज? तो इसका आंसर हो जाएगा काराकोरम रेंज। इसी में सबसे ऊंची ऊंची जो पर्वत हो वो भी रहती है, और बड़ी पर्वत श्रेणी है काराकोरम। एक देखिए प्रश्न पूछा है, 2017 के अनुसार सबसे ज्यादा बॉक्साइट का भंडार किस राज्य में है? अब यहाँ पे डेटा भी दिया गया था कि 2017 के डेटा के अनुसार कहाँ पे सबसे ज्यादा बॉक्साइट का भंडारण है। तो सबसे ज्यादा बॉक्साइट का भंडारण दोस्तों उड़ीसा स्टेट में है, और 50% के आसपास, पूरे इंडिया के 50% के आसपास बॉक्साइट यहीं पे होता है, उड़ीसा स्टेट में। तो ये इसका आंसर हो जाता। एक सवाल देखिए आया है मेंडलीव के आवर्त सारणी से, पीरियोडिक टेबल से, और इससे तो दोस्तों कंफर्म क्वेश्चन आ ही रहा है, रिपीट भी हो रहा है। मेंडलीव आवर्त सारणी के बारे में कौन सा गलत है? अब इस तरह के काफी सारे सवाल बने हैं, कौन सा गलत है, क्या लिमिटेशंस है, क्या चीज नहीं बताया था। तो एक ऑप्शन इस तरह से भेजा गया है कि हाइड्रोजन को सही जगह नहीं रख पाए थे, यानी कि हाइड्रोजन को प्लेस नहीं कर पाए थे मेंडलीव अपने पीरियोडिक टेबल में। तो ये तो बिल्कुल सही है, हाइड्रोजन को प्लेस नहीं कर पाए थे, स्थान नहीं दे पाए थे। ऐसे करके 4 ऑप्शन था, उसके अकॉर्डिंग एक यहाँ पे सिलेक्ट करना था जो कि गलत था। एक और क्वेश्चन पूछा गया है डोवेनियर के ट्राइड्स वाले से, जो डोवेनियर का त्रिक नियम था उसके बारे में क्या गलत है? अब इसमें एक ऑप्शन भेजा गया है कि आयरन कोबाल्ट निकल को एक साथ रखा था। तो फ्रेंड्स, ये आयरन कोबाल्ट निकल है, ये ट्राइड है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर इसको करते हैं, जैसे इसका एटॉमिक मास और इसका एटॉमिक मास, इसको ऐड करके अगर अर्थमेटिक मीन इसका निकालें तो इसका नहीं आ पाता है। तो हायर जो मेटल, जो एलिमेंट जिनके यहाँ पे ज्यादातर मासेस होते हैं, यानी द्रव्यमान ज्यादा होता है, वहां पे इनका ट्राइड फेल हो जाता है, त्रिक नियम काम ही नहीं करता है। तो ये वाला जो होगा दोस्तों ये गलत था, तो ये वाला आंसर हो जाता। एक सवाल देखिए पूछा है जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आज के सेकंड शिफ्ट में सेम टू सेम पूछा, और थर्ड शिफ्ट में भी पूछ लिया है, इससे पहले भी पूछा था एक बार। CaO+H2O यानी कैल्शियम ऑक्साइड को अगर जल के साथ रिएक्शन करवाएं तो क्या मिलेगा? तो अगर रिएक्शन करवा देते हैं तो क्या मिलेगा? COOH का होल 2 यहाँ पे मिल जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए, अगर किसी उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण पर वस्तु की दूरी 0.2 मीटर है, फोकस दूरी 0.5 मीटर है, तो आवर्धन क्षमता मैग्निफिकेशन क्या होगा? अब दिया क्या क्या है, वस्तु की दूरी U दी गई है, फोकस F दी गई है, तो पूछा मैग्निफिकेशन M पूछा, तो M निकालने के लिए चाहिए V/U, इतना चाहिए। तो V हमें इस वाले फॉर्मूला से निकाल लेना है। दर्पण वाला उत्तल यहाँ पे लेंस होगा, शायद लेंस दिया गया होगा, या फिर अवतल दर्पण इस तरह से करके दिया गया होगा। तो आप लोग समझ जाइएगा कि क्या है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे लेंस अगर मान के चलते हैं उत्तल लेंस, तो जो फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे इसमें, तो ये वाली लगा देंगे 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U करके। अब यहाँ पे 1/V निकालना है, तो 1/F माइनस 1/U प्लस हो जाएगा, इस तरफ आएगा। तो इसमें देखिए लेंस में बात करें तो फोकल लेंथ पॉजिटिव में रहता है, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस रहता है वो हम लोग निगेटिव में लेंगे। अब यहाँ पे पॉइंट में दिया गया है, पॉइंट में अगर सोल्व करने जाए तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, पॉइंट में एलसीएम लो फिर उसको ये करो। इसलिए सिंपली क्या कीजिए कि इसको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, मीटर में है तो ये कितना आ जाएगा? ये तो हो जाएगा 20 मीटर। ये 20 मीटर हो गया वस्तु का दूरी, और यहाँ पे कितना गया? ये हो गया 50 मीटर। तो ठीक है, अब सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो 1/50 और माइनस 1/20, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में लेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग सोल्व करें तो 100, 50 दूना 100 और माइनस 20 बचे तो 5, तो यानी कि 100/3, ये माइनस में आ गया इतना। अब देखिए मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? V/U लेंस के टर्म में। लेकिन अगर वही मिरर रहती, दर्पण रहती, तब दर्पण में क्या होता कि दर्पण में यहाँ पे माइनस V/U लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे लेंस हम लोग मान के चले हैं, तो M बराबर V/U हो जाएगा। तो V कितना है? -100/3,
3 और यू कितना है, तो यू भी तो हम लोग माइनस में लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में लेते हैं, तो -20, तो इसके बटा -20 लेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, यानी कि 100/20 गुना 3 ऐसे आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा तो 20 पचे यहाँ पे हो जाएगा 20 पचे 100, यानी कि 5/3 ये निकल के आ गया आवर्धन क्षमता। और इसको अगर सोल्व करते हैं तो वही दोस्तों 1.6 के आसपास यहाँ पे आवर्धन क्षमता निकल के आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हुआ था। तो देखिए ये सवाल आज पूछा गया। एक देखिए प्रश्न पूछा गया है कि 5 ओम की 5 रेजिस्टेंस इस तरह से जुड़ी है कि अधिक रेजिस्टेंस हो जाए, अगर 20 वोल्ट की बैटरी से सभी को जोड़ दिया जाए तो आखिर करंट कितना प्रवाहित होगा। अब देखिए एग्जामिनर कितना यहाँ पे चालाकी कर रहा है, यहाँ पे दोस्तों ऐसे भी बता सकता था कि 5 ओम की 5 रेजिस्टेंस है जिसको सीरीज में जोड़ा गया है यानी श्रेणी में, लेकिन ऐसे ना बता के बोला गया है कि इस तरह से जुड़ा है कि अधिक रेजिस्टेंस हो। तो अधिक रेजिस्टेंस कब होगा, जब सीरीज में हम लोग जोड़ेंगे तब। अब जो छात्र ये चीज को इग्नोर कर देंगे वो गलत जोड़ देंगे, कभी पैरेलल में जोड़ के बना देंगे या फिर सीरीज में, तो ऐसे गलत हो जाएगा। तो ऐसा जुड़ा हो कि अधिक रेजिस्टेंस हो, तो ये पांचों रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ेंगे तो अधिक होगा, तो सीरीज में जोड़ देंगे श्रेणी में। तो 5 ओम वाला को जोड़ेंगे तो टोटल 25 ओम निकल के आ जाएगा। यहाँ पे वोल्टेज कितना है 20 वोल्ट है, तो पूछा कि करंट कितना होगा, तो V बराबर आई आर, तो I बराबर V बटा आर, तो V वोल्टेज कितना है 20 वोल्ट और यहाँ पे ये कितना है 25 ओम, तो 5 से 5 चौका और 5 पचे यानी 4/5, यानी 5 से काटे तो 0.8 एम्पियर यहाँ पे निकल के आ गया करंट, तो ये इसका आंसर हो जाता। एक देखिए दोस्तों सवाल पूछा गया है कि तार ए का लंबाई बी से 3 गुना है, ए और बी तार के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रेशियो 4:1 है, यानी एरिया का भी रेशियो दे दिया है, उसके लेंथ का भी रेशियो दे दिया है, तो रेजिस्टेंस ए का रेजिस्टेंस बी से अनुपात क्या होगा। अब ये भी दोस्तों देखिए थोड़ा सा आज यहाँ पे लेंदी सवाल दिए गए थे जिसमें समय लगता सोल्व करने में, तो देख लीजिए यहाँ पे बात करें, तार ए का लंबाई बी से 3 गुना है, यानी ए कितना है लंबाई, ए का 3 है और बी का यहाँ पे 1 लंबाई है, तो यानी कि ए और बी का जो लंबाई का रेशियो है वो 3:1 आ गया, 3:1, और एरिया का ए का एरिया और बी का एरिया का बात करें तो 4:1 है। अब रेजिस्टेंस पूछा है, रेजिस्टेंस ऑफ ए और रेजिस्टेंस ऑफ बी का इस तरह से, तो यहाँ पे करेंगे तो सबसे पहले फॉर्मूला जो होता है रेजिस्टेंस ए का, इसके लिए होगा रो एल ए का और यहाँ पे एरिया ए का इस तरह से, और रेजिस्टेंस बी की बात करें तो रो यहाँ पे लेंथ बी का और यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बी का इस तरह से। अब रो यहाँ पे कट जाएगा और R1/R2 इस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर में ए का लेंथ बटा एरिया ए का, और ऊपर चला जाएगा क्या, ऊपर चला जाएगा यहाँ पे एरिया बी का बटा लेंथ बी का, इस तरह से आ जाएगा। अब जो दिया गया है उसको सोल्व कर देंगे, तो सबसे पहले लेंथ पहला क्या है, पहला लेंथ है ए का 3, तो हम लोग रख देंगे यहाँ पे 3, इसके बाद बटा एरिया ऑफ ए का कितना है, तो एरिया ऑफ ए है 4:1, तो 4 है तो 4 गुना यहाँ पे एरिया ऑफ बी का कितना है, तो 1 है तो 1, और इसके बाद यहाँ पे लेंथ ऑफ बी कितना है, तो लेंथ ऑफ बी था 1, तभी तो ये 3 गुना था, तो ये 3 था, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ बी कितना, लेंथ ऑफ बी कितना है, तो लेंथ ऑफ बी है 1, तो 1 ऐसे आ जाएगा, यानी कि ये दोस्तों ऐसे ही कट गया और 3/4 ऐसे आ गया, यानी कि जो रजिस्टेंस का निकला, तार ए का रजिस्टेंस बटा तार बी का रजिस्टेंस निकालें तो इस तरह से हमारी निकल के आ गई 3/4, यानी 3:4 इसका आंसर। अब नेक्स्ट देखिए एक और सवाल यहाँ पे पूछा गया है, जो कि ये भी आज अच्छा सवाल पूछा गया है, और आज के सेकंड शिफ्ट में एक बल्ब वाला पूछा गया था कि कहाँ कौन सा बल्ब है जो कि ज़्यादा जलेगा या फिर कम जलेगा, और अभी भी ऐसा ही सवाल है। अब देखिए ये डायग्राम दिया गया था ये वाला, और इसमें पूछा कि किस बल्ब में करंट सबसे ज़्यादा जाएगा। अब इसमें दोस्तों सारा कुछ इसमें मेंशन था, 60 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा था, 3 जो यहाँ पे बल्ब हैं वो यहाँ पे ABC जो कि इस तरह से पैरेलल में जोड़े गए थे। अब कई सारे छात्र ऐसे हैं जो कि इस डायग्राम को देखें और छोड़ के यहाँ पे आगे निकल गए, क्योंकि टाइम को भी मैनेज करके चलना होता है। अब उनको लग रहा होगा कि यहाँ पे सोल्व करने में समय ज़्यादा लगेगा तो छोड़ दिए। अब देखिए इसको कंफर्म करने के लिए दोस्तों मैंने कई छात्रों से बातचीत भी की जो रिव्यू दे रहे थे, लेकिन कोई पूरी तरह से कंफर्म नहीं कर पाया कि आखिर जो बल्ब था आखिर कुछ वाटेज दिया था बल्ब का या फिर नहीं, क्योंकि कुछ नहीं बता रहे हैं कि वाटेज कितना था या फिर क्या था। 60 वोल्ट से है, करंट भी नहीं बताया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि यहाँ पे वाटेज कुछ इस तरह से नहीं मेंशन है। तो एक छात्र हैं जिनके कहने हैं कि सारा का सारा सेम वाट का बल्ब था, इस तरह से सेम ही था। तो अगर बात करें कि पूछा कि बल्ब में करंट सबसे ज़्यादा कहाँ पे जाएगा, तो देखिए
करंट कहाँ पे जाएगा। अगर पैरेलल में बात करें तो जब करंट जाती है तो इस तरह से करंट जाएगा और यहाँ पे 3 पार्ट में करंट डिवाइड होगा। यहाँ पे करंट एक पार्ट जाएगा, यहाँ पे करंट जाएगा और यहाँ पे करंट जाएगा। अगर तीनों सेम वाट की रही, तीनों सेम वाट की बल्ब रही तो तीनों जगह पे दोस्तों सेम यहाँ पे करंट बहेगा। और ऐसा एक ऑप्शन में दिया गया था कि तीनों जगह पे सेम यहाँ पे करंट जाएगा, या फिर ऐसे था कि ए में ज़्यादा करंट जाएगा बी के तुलना में, या फिर ऐसे था कि सी में बी के तुलना में ज़्यादा करंट जाएगा। ऐसे करके ऑप्शन दिए गए थे। तो अगर तीनों सेम सेम ही यहाँ पे वाट का बल्ब रहेगा तो करंट सभी जगह पे सेम टू सेम जाएगा। लेकिन अगर वाटेज अलग अलग रहेंगे, जैसे ये मान लेते हैं 10 वाट, ये 20 वाट, ये 30 वाट, इस तरह से करके, तो पैरेलल में जो ज़्यादा वाटेज वाला होता है वहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा होता है और करंट भी वहाँ पे ज़्यादा डिसिपेट करता है। इस तरह से पावर डिसिपेट ज़्यादा करेगा तो करंट भी ज़्यादा, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे अलग अलग वाट दिया रहता, तब तो और भी समय लग जाता है इसको सोल्व करने में। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि ये दोस्तों सेम टू सेम वाट का ही होगा सभी, तो इसलिए इक्वल करंट है जो कि सभी में यहाँ पे पास करेगा। आप लोग बताइएगा कि क्या था। एक देखिए प्रश्न पूछा है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2020 में किसे पुरस्कार दिया है। अब ये दोस्तों अधूरा क्वेश्चन है, बस इतना ही भेजा गया है। अब किस चीज में पुरस्कार, क्योंकि इन्होंने तो 2020 में बहुत सारे पुरस्कार दिए हैं, तो यहाँ पे बताइएगा कि क्या किस चीज में पुरस्कार के बारे में पूछा गया था आज। एक क्वेश्चन और आया है कि सिल्वर ब्रोमाइड जब सूर्य के प्रकाश से रिएक्शन करता है तो क्या उत्पाद बनेगा, प्रोडक्ट। तो AgBr अगर सनलाइट के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करे तो Ag प्लस Br2 इस तरह से बनेगा। तो ये इसका आंसर होता कि जो डिकम्पोज हो जाता है दोस्तों, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि AgBr सनलाइट से जैसे ही आती है तो डिकम्पोज होके सिल्वर अलग और ब्रोमीन अलग हो जाता है। एक प्रश्न देखिए जो कि फिर से रिपीटेड प्रश्न है, पंचायती राज में पंचायतों का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। ये भी 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है, तो 5 वर्ष के लिए होता है। एक और सवाल देखिए जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, ये दोस्तों कल भी आया था फर्स्ट शिफ्ट में शायद, कि राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में कौन सा गलत है। ये सवाल आज पूछा था कि गलत है, और कल पूछा था कि कितना एज होना चाहिए, तो 35 साल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन था, उसमें से एक ये भी था कि 10 साल के लिए राज्यसभा या फिर लोकसभा की सदस्यता होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई अर्हता नहीं मांगा जाता है। एक देखिए सवाल पूछा गया है, अगर वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर 0.8 है तो इमेज कहां पर बनेगा। अब देखिए ये भी दोस्तों कोई सोल्व करने वाला बात था नहीं, क्योंकि अगर हम लोग जानते हैं कोई मिरर हम लोग ड्रॉ करें तो ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब यहाँ पे बोला गया कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 0.8 है तो इमेज कहाँ पे बनेगा, तो यही तो डिस्टेंस बोला गया है कि ये डिस्टेंस 0.8 है, तो यही पूछ रहा है आपसे घुमा फिरा के कि अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तब इमेज कहाँ बनेगा, यानी सी पे रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा, तो सी पे ही बनेगा, नीचे बनेगा, रियल बनेगा यानी कि वास्तविक बनेगा, और उल्टा बनेगा। और कितना दूरी पे बनेगा, तो सेम टू सेम उसी दूरी पे, यानी 0.8 मीटर की दूरी पे। तो इसका आंसर यही आ जाता कि 0.8 मीटर पे ही ये बनेगा। एक देखिए सवाल पूछा है कि अल्पसंख्यक मुस्लिम, बौद्ध, जैन, ये सब जो अल्पसंख्यक में आते हैं उनको पीएचडी करने वाले के लिए उम्र में कितना छूट दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा। तो ये दोस्तों मेरे पास ऑप्शन नहीं आया है, जिनको पता होगा बता दीजिएगा। तो ये भी एक करेंट अफेयर का पूछा है। एक और सवाल देखिए जो पूछा है, और ये 3 दिन पहले ये सवाल पूछा गया था दोस्तों एक लिंगी फूल से, अभी 2 द्विलिंगी फूल से पूछा गया है सवाल। देखिए द्विलिंगी फूल किसका होता है, तो एक था तरबूज और पपीता। अब उस समय एक लिंगी पूछा था तो ये करेक्ट आंसर था, क्योंकि तरबूज एक लिंगी होता है, पपीता भी एक लिंगी फ्लावर होता है, तो ये तो ऐसे ही छट गया। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन था कि गुलहड़ और सरसों, तो सरसों द्विलिंगी होता है। अब नेक्स्ट एक था तरबूज और सरसों, तो सरसों तो द्विलिंगी और ये एक लिंगी, तो ये भी छट गया। तो बस ये ऑप्शन बचा, तो गुड़हल जो होता है फ्रेंड्स वो द्विलिंगी होता है और सरसों भी द्विलिंगी होता है, तो ये इसका सही आंसर हो जाता। तो देखिए ये सवाल दोस्तों उसी से रिलेटेड यहाँ पे पूछ लिया गया जो कि पहले पूछे थे। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, स्थल के देवता किसे कहा जाता है। अब इसमें दोस्तों कंफ्यूजन है, क्योंकि कुछ छात्र इंद्र में यहाँ पे टिक लगा के आए हैं, कुछ छात्र विष्णु में टिक लगा के आए हैं। तो आप लोग को जिनको परफेक्ट सही आंसर पता होगा जरूर कमेंट में लिखिएगा, और आप लोगों ने इसमें क्या क्या सही लगा के आए हो ये भी कमेंट में बता दीजिएगा। तो ये भी एक सवाल आया है। और देवता से रिलेटेड भी कई बार सवाल बना है कि यहाँ पे आसमान का देवता किसे बोलते हैं, पानी का देवता किसे बोलते हैं, इस तरह से धन का देवता किसे बोलते हैं, ये भी सवाल आया था। और अभी स्थल का देवता, ब्रह्मांड का देवता किसे बोलते हैं, ये भी पूछ लिया गया था, ब्रह्मा। और अभी स्थल का देवता पूछा। एक देखिए प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन अपना जेंडर समय के अनुसार बदल लेता है, यानी जब पारिस्थितिकी में जब इन्वायरमेंट चेंज होता है तो कौन है जो कि अपना जेंडर ही बदल लेता है, मेल से फीमेल या फिर फीमेल से मेल हो जाता है। घोंघा, जोंक, मेढक, यानी कि स्नेल, लीच और यहाँ पे फ्रॉग दिया था। तो स्नेल्स जो होता है, घोंघा होता है, वो अपना जेंडर बदल लेता है।
एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए ब्रिक किडनी से भी आया है, जो कि परफेक्ट पूरा क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, जिसमें ऑप्शन भेजा गया था कि ग्लूकोज था और अमीनो एसिड वहां पे दिया गया था। अब जो पेपर देखे हैं बताइएगा कि किडनी वाला क्या क्वेश्चन पूछा गया था। एक अपवर्तनांक से भी क्वेश्चन था, ये भी काफी डिफिकल्ट बना के क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ज्यादा यहाँ पे लेंदी प्रश्न डाल दिए गए थे। जैसे अपवर्तनांक एक दे दिया गया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और पूछा कि पानी का इतना है, ग्लास का इतना है, इस तरह से करके तो कुछ पूछ रहे थे इसमें, तो ये छात्र को याद नहीं थे। तो ये रहे आज के थर्ड शिफ्ट के फुल पेपर एनालिसिस। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा रियल एनालिसिस के लिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।